जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पीएसएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपका जीओ में विविधता नामक चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 7 है बायो का, क्लास 9th का है ये चैप्टर। इसका हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आपके YouTube पर मिल जाएगा, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे शब्दावली यूज किए हैं जो कि आपके इस चैप्टर में रिलेटेड है। इस चैप्टर में वो अच्छे से आए हैं और उसको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको भी जाकर के देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो उसी से रिलेटिव है। उसी का ये कुछ पार्ट है, अगला वाला पार्ट है, ठीक है। अब हम उसमें क्या बताए थे, आपका द्विनामकरण पद्धति बताए थे जो कि कैरोलस लिनियस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वंश जाति क्या होती है उसमें ये भी बता दिए थे और उसकी वर्गीकरण की मुख्य इकाइयां कौन कौन सी हैं ये भी बता दिए थे। और साथ ही साथ व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 जगत वर्गीकरण को एक्सप्लेन कर दिए थे। उसमें कौन सी कोशिका कब विकसित हुई थी, कितने समय में विकसित हुई थी, इसको हम आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कि वर्गीकरण की जो प्रमुख इकाइयां थी, प्रमुख विशेषताएं थी, उसी से रिलेटिव मोनेरा जगत को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मोनेरा जगत को एक्सप्लेन करेंगे और प्रोटिस्टा को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ फंजाई जगत को भी एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद वाले वीडियो जो लेकर आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें बताएंगे आपको प्लांटी क्या है, एनिमेलिया क्या है, साथ ही साथ उसमें जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी जीवों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं मोनेरा जगत को। सबसे पहले समझ लेना कि मोनेरा जगत के लक्षण को क्या होते हैं, इसमें किस किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले ये समझना कि ये जो भी जीव पाए जाएंगे मोनेरा जगत में वो सर्वव्यापी होंगे। कैसे क्या होंगे? सर्वव्यापी, अर्थात ये सभी जगह पर पाए जा सकते हैं। ये इन जीवों को प्रथम जीव कहा जाता है, मीन्स प्राचीन जीव भी इनको कहा जाता है। कारण क्या है इसका प्राचीन जीव कहने का? ये जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, अर्थात जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी उस समय यही जीव सबसे पहले विकसित हुए थे। और इन जीवों के जो कोशिकाएं होती है बहुत ही सरल होती है, सूक्ष्म होती हैं और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिव होती है, एक कोशिकीय जीव वाले इसमें होते हैं। क्या क्या बताया आपको? प्रोकैरियोटिव होंगी, एक कोशिकीय जीव होंगे और सूक्ष्म सरल जीव होंगे। सूक्ष्म कहने का मतलब यह है कि उतने सूक्ष्म होंगे, इतने छोटे होंगे वो आप नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे सकते हैं। उसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता पड़ेगी। और उसके बाद बात करते हैं सरल जीव क्या होते हैं। सरल जीव बाबू ऐसे जीव होते हैं जिनमें आर्गन नहीं पाए जाते हैं। आर्गन अर्थात क्या होते हैं कि जैसे आपका अंग हो गया, हाथ पैर हो गया, आंख हो गई, नाक हो गई, अदर अंग जितने भी हैं उन जीवों में आर्गन नहीं पाए जाते हैं। और आगे हमें इसके बाद बात कर लेते हैं इनमें पोषण कैसे होता है। तो पोषण की 2 विधियां होती हैं इनके अंदर, मतलब मोनेरा जगत में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें पोषण की 2 विधियां होती है। पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी। 2 प्रकार के इसमें पोषण होते हैं। इन्हीं के द्वारा ये भोजन को प्राप्त करते हैं, सारा जीवन यापन ये करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कुछ जीवों के उदाहरण, कुछ एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण है, जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया और साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा याद रखना कि ये सबसे सूक्ष्मतम जीव होता है। अर्थात कहने का ये मतलब ये है कि विश्व की, संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है जो कि माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। और ये कोशिका एक जीवाणु की कोशिका होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें कुछ जीव और आ जाते हैं, जैसे हो गया कोकाई हो गया, बैसिलस हो गया, स्पाइरुला हो गया। ये सब के सब जीव आपको दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट तरीके से। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें पाई जाने जो भी कोशिका होती है, स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि इस जगत में, मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जितने भी जीव होंगे सब के सब एक कोशिकीय जीव होंगे। और इसमें इनकी कोशिका की विशेषताएं भी तो कुछ होंगी, तो उनकी विशेषता को समझ लेते हैं। इनकी कोशिका दृढ़ होती है। कैसे? कोशिका भित्ति जो होगी इनमें पाए जाने वाले जीवों की वो दृढ़ होती है। और केंद्रक नहीं पाया जाएगा, केंद्रिका भी अनुपस्थित होगी, साथ ही साथ केंद्रक झिल्ली भी इसमें अनुपस्थित होती है। अब आप बताइए कि केंद्रक झिल्ली जब अनुपस्थित होगी तो केंद्रक में पाए जाने वाले जितने भी मटेरियल होंगे सब के सब पूरी कोशिका में छितराए रहेंगे, वो उसमें इस कारण आपको केंद्रिका झिल्ली नहीं दिखाई देती है। क्लियर है बाबू यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं कि इनमें प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है, इन जीवों को भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन का निर्माण करने के लिए आप जानते हैं कि राइबोसोम होता है, तो इसमें राइबोसोम जो पाया जाएगा वो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। आप जानते हैं कि जो भी ह्यूमन बॉडी में होता है, मीन्स जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में होता है उनमें राइबोसोम पाया जाता है, तो 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो कोशिकांग होते हैं, बड़े कोशिकांग जो होते हैं जिनमें कोशिका जो झिल्ली वाले होते हैं उनमें इस संघ में, इस जगत में ये कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? जैसे कौन कौन सी कोशिकांग हो जाती है? गोल्गी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लवक हो गया और आदि जो भी कोशिकांग है इन सब में ये कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? अब गमन भी करते हैं ये जीव, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते भी हैं, तो इनमें गमन करने के लिए फ्लैजेला नामक यंत्र, फ्लैजेला नामक अंग पाया जाता है। अब वो फ्लैजेला एकदम धागे जैसे संरचना में होता है, वो 1 से अधिक भी पाए जाते हैं। अब जैसे फ्लैजेला लहराएंगे तो ये
धीरे धीरे गति करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो याद रखना आपका इसमें डीएनए भी होता है और डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में ये वर्क करता है। क्लियर है बाबू? अब हम आगे चलते हैं कि इस मोनेरा जगत को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। हालांकि आप समझ गए कि जो मोनेरा जगत है इसको ये सबसे प्रथम वर्ग है, प्रथम जगत है हमारे जो भी जगत वर्गीकरण जगत का ये प्रथम जगत है। अब इस मोनेरा जगत को सब जगत में भी इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, सब जगत में इसको डिवाइड किया गया है। अब आगे समझ लेते हैं कि मोनेरा जगत के कौन कौन से दो संघ है, दो जगत ऐसे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। दो जगत आगे आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में जितने भी जीव पाए जाएंगे वो अधिकांशतः स्वपोषी होंगे। क्या होंगे बाबू? स्वपोषी, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकते हैं। सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसके बाद बात करते हैं कि इनमें जो उपापचय की क्रिया होती है अर्थात कैटाबोलिक और मेटाबॉलिक की प्रक्रिया जो होती है वो उनमें कुछ रासायनिक ऊर्जा का स्रोत होता है। और रासायनिक कौन कौन से होते हैं? केमिकल टाइप में होते हैं, जैसे आपका हो जाता है अमोनिया हो गया और मीथेन हो गया, हाइड्रोसल्फाइड गैस हो गया। इन तीनों का ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, कौन कौन से बताया आपको? रासायनिक ऊर्जा के रूप में अमोनिया हो गया, मीथेन गैस हो गया और हाइड्रोसल्फाइड गैस हो गया। इन तीनों का ऑक्सीकरण होता है तो इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। अब आगे बात करते हैं यूबैक्टीरिया क्या। तो यूबैक्टीरिया में कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। हालांकि अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिए कि मोनेरा जगत में जितने जीव पाए जाएंगे उनमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो साथ ही साथ यूबैक्टीरिया भी मोनेरा का ही एक भाग है, एक वर्ग है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इसमें, हालांकि न्यूक्लियोइड्स होते हैं तो न्यूक्लियोइड्स जो होंगे वो गुणसूत्र की तरह काम करते हैं। अब आप जानते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं वो आनुवंशिक लक्षण का वहन करता है। एक पिता से दूसरे बच्चों में उसको ले जाने का काम करता है गुणसूत्र। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड्स ही गुणसूत्र की तरह वर्क करता है, काम करता है। क्लियर है? अब आगे इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, क्योंकि आपको बता दिया कि स्वपोषी जीव पाए जाएंगे इसमें। जितने कुछ जीव अधिकांशतः जीव ऐसे होते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी इसलिए होंगे क्योंकि वो भोजन के निर्माण खुद करेंगे। तो भोजन के निर्माण करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो प्लाज्मा झिल्ली पर होती है। किस पर बाबू? प्लाज्मा झिल्ली पर होती है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि मोनेरा जगत क्या होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड है इसका। देखिए यहाँ पर जो प्रोटिस्टा जगत है इसको दो, देखिए मोनेरा जगत हो गया आपका, प्रोटिस्टा जगत ये दूसरा पार्ट है। अब प्रोटिस्टा जगत को हम दो चीज कहते हैं, एक प्रोटोटिस्टा कहते हैं, एक प्रोटिस्टा कहते हैं। याद रखना, प्रोटोटिस्टा या फिर प्रोटिस्टा, इनको दोनों तरफ से इसको हम कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से लिख सकते हैं प्रोटोटिस्टा या फिर प्रोटिस्टा। अब इसमें इसकी कुछ भागों के इनमें कुछ लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इनमें जितने भी जीव पाए जाएंगे वो अधिकतर जलीय जीव होंगे। क्या होंगे बाबू? जलीय जीव मींस जल में अधिकतर पाए जाते हैं। और कुछ जीव होंगे ऐसे भी सूखे स्थानों पर भी पाए जाते हैं, हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो भी जीव पाए जाएंगे ना, चाहे वो सूखे में रहे चाहे गीले में रहे, ये अधिकतर शाखान्वित होते हैं, शाखा में पाए जाते हैं। जैसे आप ईस्ट जानते हैं ना, तो वो शाखा में पाया जाता है। तो आगे हम आपको बताएंगे इसको कैसे पाया जाता है शाखा में। अब आगे बात करते हैं, इसमें जो भी जीव पाए जाएंगे वो यूकैरियोटिक जीव होंगे। कैसे होंगे बाबू? यूकैरियोटिक जीव होंगे और साथ ही साथ एक कोशिकीय जीव भी होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ सरल जीव भी कहलाते हैं। ये जो प्रोटिस्टा जगत में जो भी जीव होंगे वो एक कोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और साथ ही साथ सरल जीव होंगे। क्लियर है? और इसमें कौन कौन से जीव आ जाते हैं? जैसे आपका शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और प्लांटी, फंजाई तथा एनिमेलिया के बीच की कड़ी भी इसको माना जाता है। देखिए, प्लांटी, फंजाई एवं एनिमेलिया ये तीन जगत हैं। तीनों जगत के बीच की कड़ी को माना जाता है। किसको? प्रोटिस्टा जगत को। क्लियर है? तीनों जगत की बीच की कड़ी इसको माना जाता है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें गमन कैसे होता है। आपने देखा कि मोनेरा जगत में जितने भी जीव पाए जा रहे थे उसमें फ्लैजेला के द्वारा गमन होता है। लेकिन इस प्रोटिस्टा जगत में जो भी जीव पाए जाएंगे उनमें सिलिया भी पाया जाएगा और फ्लैजेला भी पाया जाएगा। याद रखना, सिलिया और फ्लैजेला होता है। सिलिया बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे आप पैरामीशियम के साइड में देखते हैं हेयर लाइक संरचना कुछ दिखाई देती है, वो आपका सिलिया हो जाता है। फ्लैजेला की बात करेंगे तो फ्लैजेला पैरामीशियम के टिप पर देखिए, तो टिप पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी संरचना कैसे थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। क्लियर है?
तो याद रखना कि दोनों की दोनों गति करने के लिए इसमें सहायता करते हैं, सिलिया और फ्लैजेला। सिलिया की संरचना छोटी होती है, फ्लैजेला की संरचना बड़ी होती है। सिलिया अधिक पाए जाएंगे, फ्लैजेला कम पाए जाते हैं, एक या एक से अधिक फ्लैजेला इसमें पाए जाते हैं। क्लियर है बाबू। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें स्वपोषण मीन्स पोषण की विधियां कैसी होती हैं। पोषण की विधियां इसमें स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। स्वपोषी अर्थात ये सूर्य की उपस्थिति में अपने भोजन के निर्माण खुद करेंगे। परपोषी दूसरे जीवों पर डिपेंड रहकर अपने भोजन के निर्माण करेंगे, ठीक है, उनसे भोजन वो प्राप्त करेंगे। अब इसमें कुछ कवक आ जाते हैं, जैसे एक कोश की कवक हो गए, फ्लोरेला हो गया, यूग्लिना हो गया, ट्रिपैनोसोमा। देखिए यूग्लिना जो होता है, आप याद रखना कि इसको प्लांट तथा प्रोटिस्टा जगत के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? यूग्लिना को प्लांट तथा प्रोटिस्टा जगत के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है, इसलिए इसको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। और साथ ही साथ में इसमें क्लोरोप्लास्ट मीन्स हरित लवक भी इसमें पाया जाता है। अब हरित लवक पाए जाने के कारण ये दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, दिन में सूर्य से भोजन प्राप्त करेगा, और साथ ही साथ में रात्रि में ये दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, मीन्स परपोषी वाला काम करेगा। दिन में स्वपोषी वाला काम करता है, रात्रि में परपोषी वाला काम ये करता है। तो इसलिए फ्लैजेला यूग्लिना को प्लांट तथा प्रोटिस्टा जगत की बीच की कड़ी इसको माना गया है। आगे है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा याद रखना, ये एक नींद की बीमारी का कारण बनता है। अगर आपके बॉडी में ट्रिपैनोसोमा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, मीन्स ट्रिपैनोसोमा एक जीव है जो कि प्रोटिस्टा जगत में पाया जाता है। ये एक कोश की जीव होता है। अगर इसकी मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा हो गई तो आपको बहुत ज्यादा नींद आने लगेगी। और अधिकतर देखते हैं ना कि बच्चे बहुत सोते हैं, हालांकि उसमें ट्रिपैनोसोमा नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर ये युवावस्था में अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा नींद आ रही है, इसका कारण यह है कि आपके अंदर ट्रिपैनोसोमा नामक जीव का ज्यादा विकास हो गया है। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट है, आपको बताते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम आपका ये एक परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये मलेरिया रोग का वाहन है, मलेरिया रोग का ये कारण बनता है। मलेरिया रोग आप जानते हैं कि परजीवी से फैलता है, जो कि एक मच्छर द्वारा ये फैलता है। क्लियर है। तो जो मच्छर होता है वो प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु को, ये प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटिस्टा को ये कवर करता है और साथ ही साथ छोड़ देगा कहां पर? आपके बॉडी में इंटेक कर देगा। और बॉडी में जैसे इंटेक करेगा तो आपके बॉडी में उसकी विभाजन की क्षमता बढ़ जाती है और ये मलेरिया रोग का कारण बनता है, जो कि एक बुखार का भी कारण बनता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आप बात करते हैं कि इसमें अमीबा भी पाया जाएगा, पैरामीशियम भी पाया जाएगा, क्लेमाइडोमोनास भी पाया जाएगा, और इसमें एक जीव और पाया जाता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। अगर कहेंगे देखेंगे कि बच्चों में पेचिस पड़ती है, बड़ों में भी पेचिस पड़ती है, और तो साथ साथ युवा में भी पेचिस पड़ती है। तो पेचिस रोग का कारण कौन होता है? वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। कौन सा बाबू? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, जो कि एक प्रोटिस्टा जगत का है जीव पाया जाता है। और इसमें ये एक कोश की है, एक कोश की है, यूकैरियोटिक जीव भी ये है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पेचिस रोग का कारण बनता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं कवक जगत पर। अब हम बात करते हैं कि कवक जगत क्या होते हैं। कवक जगत को हम इंग्लिश में फंजाई जगत कहते हैं, फंजाई किंगडम कहते हैं, या फिर इसको हिंदी में कवक जगत भी कहते हैं। याद रखना, कवक से बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। अभी हम उनको बीमारियों का ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, आपको एक ही बार में सारी ट्रिक भी याद भी हो जाएगी और उनसे द्वारा उत्पन्न रोगों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कवक जगत की जो प्रमुख लक्षण है, इसमें पाए जाने वाले जीव जितने हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो क्लोरोफिल होगा बाबू, क्लोरोफिल जानते हैं कि आपका हरा होता है, ये पौधों में पाया जाता है। तो कवक में जितने भी जीव आएंगे वो क्लोरोफिल के इसमें अभाव होता है, मीन्स इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो जिस कारण ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं कर पाते हैं। हालांकि फंजाई को, कवक को पादप जगत की भी कड़ी माना जाता है, पादप जगत की जैसे इसको जो है डिनोट किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन दरअसल ये पादप है नहीं, इसलिए इनको अलग कैटेगरी बना दिया गया है कवक जगत। क्लियर है। तो ये भी पेड़ पौधे के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ये होते नहीं हैं। अब इसमें बात करते हैं तो क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिस कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, इसमें जितने भी जीव पाए जाएंगे वो बहुकोशिकीय होंगे। यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें सारे कोशिकांग आपको बने मिल जाते हैं, और केंद्रिका भी पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्गी काय पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, और तो और इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाएगा, आरएनए भी पाया जाएगा। सब के सब इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको यूकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं।
तो याद रखना कवक में दो लक्षण आपको बता दिए। इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है जिस कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका होगी जिस कारण ये बहुकोशिकीय कोशिका होती है, बहुकोशिकीय वाले जीव इसमें होते हैं। और इसमें बात करते हैं कोशिका भित्ति की। आप जानते हैं कि पौधों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें कवक जगत में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कवक जगत में जो कोशिका भित्ति पाई जाएगी वो होगी काइटिन की बनी होगी। क्या बाबू? काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक सेलुलोज शर्करा का ही भाग होता है, मीन्स शर्करा का ही एक भाग होता है जिसको काइटिन कहते हैं। दरअसल ये काइटिन थोड़ा सा दृढ़ होता है। आप कभी भी किसी भी कवक को देखे होंगे, मशरूम को देखे होंगे तो बहुत लचीला टाइप होता है, लेकिन किसी किसी को ऐसे देखे होंगे बहुत ही सख्त होता है। तो याद रखना कि कवक जगत में जो भी कोशिका पाई जाएगी उनकी जो भी कोशिका भित्ति होगी वो काइटिन की ही बनी होती है। काइटिन एक शर्करा का प्रकार होता है। क्लियर है? अब आगे हम बात करते हैं कि इनके आकार की बात करते हैं। जो भी कवक जगत में जो भी जीव पाए जाएंगे इनका आकार कितना होता है। ये सूक्ष्म से लेकर बहुत बड़े बड़े भी होते हैं जिनको आप नग्न आंखों से अच्छे से देख भी सकते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जिनको आप नग्न आंखों से स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, क्लियर उसको नहीं देख सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें देखो जो सूक्ष्म जीव होगा वो ईस्ट होगा। अब सोचो कि सर ईस्ट कहां पर दिखाई देता है। देखिए हम आपको कुछ उदाहरण ऐसे देते हैं जो आपके आसपास होता है, उनको अगर आप आपको जोड़कर पढ़ाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आता है और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। हम बाहर से कोई भी जीव ढूंढ कर लाएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ जीवों को हम आपको साथ में जो आपके आस पड़ोस में जो भी पाए जाते हैं उनको हम आपको संबंध बताकर स्थापित करेंगे और आपको समझाएंगे तो तब वो आपको ज्यादा समझ में आता है। क्लियर है? तो इसमें जो सूक्ष्म जीव होता है वो ईस्ट होता है। ईस्ट इतना छोटा होता है कि आप उसको देख तो सकते हो, हालांकि बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन आप उसको एक जीव नहीं देख सकते हो। बहुत सारे अगर संख्या में ज्यादा रहेंगे तभी आप उसको देख सकते हैं। ईस्ट को हम फफूंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट को हम फफूंद भी कहते हैं। याद रखना कि ये जो जीव होता है ईस्ट, अगर आप किसी भी ब्रेड या रोटी को गीला करके रख दो 2-3 दिन के लिए, ब्रेड या रोटी को गीला करके 2-3 दिन के लिए रख दो तो उसमें कुछ सफेद या ग्रे टाइप में कुछ कवरिंग चढ़ जाती है। तो वो जो कवरिंग चढ़ जाती है दरअसल वही होता है कि आपका फफूंद होता है। उसको हम ईस्ट भी कहते हैं। साइंस की लैंग्वेज में ईस्ट कहेंगे, वैसे लैंग्वेज में उसको फफूंद भी कहते हैं, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। आप कहां पर पाया जाता है ईस्ट? जैसे आपका अचार हो गया, तेल हो गया, मसाला हो गया, ये सभी जो होते हैं ना दूषित हो जाते हैं तो इस पर ईस्ट की कवर चढ़ जाती है। तो क्लियर है? ये आपको समझ में आया होगा ईस्ट क्या होता है। अब बड़ा जीव की बात करते हैं। आकार में सूक्ष्म जीव पता चल गया, ईस्ट होता है जिसको फफूंद कहते हैं। कहां पर पाया जाता है? रोटी जो गीली होती है उसमें पाया जाता है। और जो भी अचारा होगा, मसाला होगा, तेल होगा, जो भी सीरा होगा, ये सब ज्यादा दिनों तक रहते हैं, ज्यादा समय तक रहते हैं, तो इसमें ईस्ट की परत चढ़ जाती है। जो बड़ा जीव होता है वो मशरूम होता है। आप लोग तो मशरूम देखे भी होंगे, सब्जी भी उसकी खाए होंगे, हालांकि सब्जी भी बनती है, इसकी खेती भी बहुत ज्यादा की जाती है। अब मशरूम को उगाया कैसे जाता है? देखो बाबू, जो मशरूम होता है ना इसको पूरी तरह से सड़ी गली पदार्थों पर इसको उगाया जाता है। उसके लिए पूरे खेत में अच्छे से खाद को दी जाती है। आप सोच रहे हो कि खाद और उर्वरक दो चीज होता है। याद रखना, खाद और उर्वरक दो होता है। एक खाद वो होता है जो घर पर बनाई जाती है, उर्वरक क्या होता है वो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं रासायनिक रूप से, उसमें केमिकल मिले होते हैं। लेकिन खाद में केमिकल नहीं मिले होते हैं, वो जैविक रूप से होता है। ठीक है? सड़े गले पदार्थों से उसका निर्माण किया जाता है। तो आपका जो भी पाया जाएगा मशरूम, ये सब के सब सड़ी गली पदार्थों पर ही ये उगाया जाता है। अब कभी आप ध्यान से देखे होंगे कि जो गांवों में पहले की जो गनहर होती है, गनहर में आप देखेंगे कि जब सड़ जाती है, बारिश के बाद सड़ जाती है, तो उसमें से भी वो छतली की जैसे संरचना उसमें दिखाई देती है। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये जो दिख रहा है आपका, ये क्या है? आपका मशरूम है। क्लियर है बाबू? क्या है? आपका मशरूम होता है। लेकिन अगर हम ईस्ट की कोशिका की बात करेंगे, ईस्ट को थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, शाखान्वित दिखेगा। ईस्ट जब भी पाया जाएगा वो शाखा में पाया जाता है। ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं इसमें ये जो जीव होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं। ये जीव सर्वव्यापी होते हैं, मीन्स कहीं भी पाए जा सकते हैं। कहीं भी कहने का मतलब ये है कि जहां पर सड़े गले पदार्थ पाए जाएंगे ये कवक वहीं पर उपस्थित हो जाएंगे। क्लियर है? अब आगे हम बात करते हैं कि पोषण की विधियां कैसी होती हैं। सब कुछ तो समझ लिए, इसमें पोषण की विधियों को भी समझ लेते हैं। तो पोषण कुछ कवक ऐसे होते हैं जो कि मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात मरे हुए जीवों पर ये आश्रित रहते हैं। जब तक वो जीव मरेंगे नहीं तब तक उन्हें वो खाएंगे नहीं। तो कुछ कवक ऐसे होते हैं जो मरे हुए जीवों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए उनको मृतोपजीवी कहते हैं। पहला पोषण हो गया। दूसरा पोषण हो गया परपोषी। परपोषी कहने का मतलब ये है
कि इसमें जो भी पोषण होगा वो दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट रहेगा, चाहे वो जीवित रहे या फिर मृत रहे। याद रखना, परपोषी कहने का मतलब ये है खुद से भोजन के निर्माण न करके भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहना, ये परपोषी कहलाता है। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं कि कुछ कवक ऐसे होते हैं जो परजीवी भी होते हैं। परजीवी मतलब, परजीवी का मतलब भी ये होता है कि दूसरे जीवों पर डिपेंड रहेगा, लेकिन वो जीव जीवित रहेगा। कैसे रहेगा? जीवित जीव रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड रहकर उससे भोजन को वो प्राप्त करेगा। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें कुछ जीव आ जाते हैं, जैसे आपका ईस्ट हो गया और मशरूम हो गया। ईस्ट को आपको बता दिए कि सबसे सूक्ष्मतम जीव होता है, और मशरूम जो होता है ये बड़ा जीव होता है, इसको आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका कि कवक का एक सहजीवी भी लक्षण बता देते हैं। मीन्स कवक एक ऐसे जीव के साथ भी रहता है जिसके साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। मीन्स उसके साथ रहेगा तो जीवन यापन करेगा, उसको भी लाभ पहुंचाएगा और खुद भी लाभ लेगा। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप जानते हैं ना कि कोई इंसान, कोई दोस्त ऐसा होता है जो हमारे साथ में रहेगा, हमको हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमारे साथ में रहेगा तो हमें भी लाभ पहुंचाएगा और खुद भी लाभ वो लेता रहेगा। तो और ऐसे एक बैक्टीरिया भी आ जाता है जिसको कहते हैं हम राइजोबियम। वो क्या करेगा? सहजीवी भी लक्षण भी स्थापित करता है ना, पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके देता है, और वो पेड़ पौधे से भी भोजन का संग्रहण करता है। ये दो हो जाते हैं। और हम कवक की सहजीवी की बात करेंगे तो इसका सबसे प्रमुख उदाहरण होता है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन को जो है माना जाता है कि कवक का एक सहजीवी संबंध ये स्थापित करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर करिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, और इसका हम जो है आपको पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं तो आप हमारे सोशल मीडिया ऐप पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम वहां पर भी इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम कवकों द्वारा जो रोग फैलते हैं उनको समझ लेते हैं। कवक द्वारा देखिए बाबू, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा रोग फैलते हैं। हालांकि जानते हैं कि ना ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा रोगों का लक्षण ह्यूमन बॉडी में ही फैलता है, लेकिन कवक द्वारा फैलने वाले कुछ रोगों को हम समझ लेते हैं। इसके ट्रिक है, अगर ट्रिक से याद रखेंगे कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ ट्रिक भी वर्क करेगी। लेकिन अगर आपको उन रोगों का नाम नहीं पता होगा तब आपको समस्या होगी। तो रोगों का नाम पहले समझ लेते हैं। जैसे गंजापन हो गया, दमा रोग हो गया, दमा जो से खांसी उसी आती है ना, समस्या हो जाती है, सांस फूलने लगता है तो वो दमा हो जाता है। खाज हो गया, दाद हो गया, गंजापन हो गया, एथलीट्स हो गया। एथलीट्स मतलब होता है हाथी पाव रोग। क्या होता है? हाथी पाव। अब ये तो समझ गए आपका गंजापन, दमा हो गया, दाद हो गया, खाज हो गया और एथलीट्स हो गया, मीन्स हाथी पाव। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, बड़ा मजा आएगा। देखिए इसके ट्रिक क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या बाबू है ट्रिक? गंजा दामाद खाए फ्रूट। याद रखना फिर से, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये आपकी ट्रिक हो जाती है। अब हम ट्रिक से समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए जो सबसे पहले गंजा है, गंजा से हो गया गंजापन। पहला रोग क्या है? गंजा से हो गया गंजापन। दूसरा क्या है? दामाद। दामाद का दामा पकड़ लो, दामा से हो जाएगा दमा। दमा से हो जाएगा क्या? दमा रोग, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित रोग होता है। फिर दा आ जाता है, दा से हो क्या हो जाएगा? दाद हो जाएगा। 3 बता दिए आपको, गंजापन, दमा और दाद हो गया। अब खाए से हो क्या हो गया? खाज। खाए से क्या हो गया? खाज हो गया। खाज जानते हैं ना, चर्म रोग होता है, हमेशा खुजलाते रहते हैं, तो ये हो गया खाज हो गया। अब आगे हो जाता है फ्रूट। फ्रूट मतलब होता है फल, आप लेकिन फल जानते हैं, लेकिन ये एथलीट्स फुट होता है। क्या होता है? फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फुट। अब एथलीट फुट जो होगा इसको हम हाथी पाव रोग भी कहते हैं। ये विख्यात रूप, इसका विख्यात नाम है हाथी पाव। याद रखना कि हाथी पाव जो रोग होता है वो शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। अधिकतर ये हाथ और पैरों में होता है, लेकिन ये याद रखना कि ये कहीं भी रोग हो सकता है। उस समय होगा क्या? हाथी पाव हमेशा पैर में अकेले नहीं होता है, ये आपके हाथ में भी हो सकता है और पैर में भी हो सकता है, शरीर के किसी भी अंग में ये हो सकता है। उस समय जो कवक होंगे, कवक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण वहां की कोशिकाएं लगातार विभाजन करके वहां की कोशिकाएं बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती हैं। अब इकट्ठा होने के कारण उस अंग को ये प्रभावित करती हैं जिस अंग में ये आपका रोग शुरू होता है। ठीक है, तो ऐसे एथलीट फुट होता है। किसी का अंग जो पैर होता है वो पैर ही बड़ा हो जाएगा, हाथ जो होता है वो हाथ भी मोटा हो जाएगा, तो ये मोटा हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा
कि कवक द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, फैलते हैं, इन रोगों को समझ लिए। गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये ही ट्रिक है आपको। अब ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें भोजन का संचयन कैसे होता है, अर्थात भोजन का संग्रहण कैसे होता है। आप जानते हैं कि जो मनुष्य है वो मनुष्य का भोजन का किस रूप में संग्रहण करते हैं, ग्लूकोज के रूप में। मनुष्य जो है भोजन को ग्लूकोज के रूप में संग्रहण करते हैं। और साथ ही साथ जो पौधे होते हैं, पौधे अपने भोजन को मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। मनुष्य ग्लूकोज के रूप में, पौधे मंड के रूप में, लेकिन कवक जो होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। क्या चीज बाबू? ग्लाइकोजन के रूप में कवक जो है भोजन का संग्रहण करता है। तो अब याद रखना आप लोग, कवक जगत, प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत, 3 जगत आपको पढ़ा दिए। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बाबू, आप इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो कम से कम एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। आपको अच्छे से समझाएंगे। एनिमिलिया और प्लांटी 2 जगत हैं, उनको हम इतने बेहतर एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारे वीडियो को देखने के बाद। प्लांटी जगत जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बच्चों को कोई भी समझ में टॉपिक नहीं आता है। लेकिन हम आपको समझाएंगे तो आपका एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्लियर की बात ही दूर है। और जो एनिमिलिया जगत है वो भी बहुत बड़ा जगत है। ये सब तो बहुत छोटे छोटे जगत थे, लेकिन एनिमिलिया और आएगा, प्लांटी आएगा तो वो बड़ा जगत हो जाता है। इसलिए उन दोनों जगत को हम अगले पार्ट में उसको एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो मिलेंगे हम नए वीडियो में, इसी के साथ मिलते हैं। चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।